हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम क्लास 10th की गणित का दूसरा चैप्टर को पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर यानी बहुपद के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम बहुपद के जो प्रश्नावली है 2.1 से सीधे उसको हम पहले हल नहीं करेंगे। उनसे पहले हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद क्या है, बहुपद को हम कैसे पहचानें कि बहुपद है नहीं है, पहले इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रश्नावली को हल करेंगे। यानी जैसे कि हम पहला चैप्टर वास्तविक संख्या को जब पढ़ाए थे तो वास्तविक संख्या के बारे में हम पहले बताए थे। वास्तविक संख्या है, सभी संख्या के बारे में डिटेल से बताए थे। तो ठीक उसी प्रकार आज का भी क्लास होने वाला है। पहले आज हम बहुपद के बारे में पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे। अगर आप इसको समझ लेते हैं पहले बहुपद के बारे में, क्योंकि बहुपद चैप्टर है, पहले हम बहुपद के बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर बहुपद को अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो आप फिर प्रश्नावली में जो सवाल है उनको हल करना आपको कोई कठिन नहीं लगेगा। नहीं तो अगर आप इसको नहीं समझते हैं, अगर वहाँ डायरेक्ट अगर सीधे अगर उसको हल करते हैं तो आपको फिर समझने में कठिनाई हो सकता है। इसलिए आप पहले इनको जो भी चीज़ हम बताते हैं ध्यान से देखिए, और हो सके तो आप कॉपी में इसको नोट से भी करते जाइए, ताकि फिर अगर अभी आप सीख जाइएगा, ठीक है। लेकिन अगर बाद में अगर भूल जाते हैं तो कॉपी देख के आप उसको आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो पहले लिख दिए हम क्या है, क्लास 10th गणित अध्याय 2 बहुपद। ठीक, तो हम पढ़ेंगे बहुपद आखिर किसे कहते हैं। ठीक है, तो बहुपद का मतलब होता है एक से ज़्यादा पद। बहुपद का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा पद। ठीक, ध्यान देना बढ़िया से। बहुपद मतलब एक से ज़्यादा पद। देखिए, बहुपद में चर अचर दोनों होता है, चर अचर दोनों होता है। चर अचर से मिल के ही बहुपद बनता है। तो चर अचर किसको बोलते हैं, तो चर का मतलब होता है लेटर। क्या होता है, अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर हैं ए से जेड तक उसको हम बोलते हैं चर। समझ गए, चर किसको बोलते हैं, इन अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर हैं ए से जेड तक उसको हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। ठीक, और दूसरा अचर। देखिए, अचर में यानी सभी संख्याएँ आ जाते हैं। चर में क्या आते हैं, जितनी भी संख्याएं वो आ जाते हैं। ठीक है, चर में जैसे कि 1 2 3 4 5 10 15 20 25 जो भी रहे, या रूट वाला संख्या रहे या माइनस वाला संख्या रहे, यानी सभी संख्या अचर में आते हैं। ठीक, चर अचर आप समझ गए होंगे, समझ गए। देखिए, उसके बाद है बीजीय व्यंजक। देखिए, बीजीय व्यंजक को हम समझेंगे तब उसके बाद हम बहुपद को समझेंगे। तो हम पहले से यहाँ लिख के रख दिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, इसलिए हम लिख दिए हैं। देखिए, बीजीय व्यंजक क्या लिखा गया। बीजीय व्यंजक में हम लिखे हैं कुछ निश्चित चर। कुछ निश्चित चर, निश्चित मतलब समझते हैं ना, कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन, भाग इत्यादि के योग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। आया समझ में कुछ परिभाषा? नहीं समझे तो हम समझाते हैं, ध्यान से यहाँ देखिएगा। क्या बोला गया है, कुछ निश्चित चर, कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, यानी कुछ निश्चित चर को लेना, कुछ अचर इनके योग या अंतर या गुणन या भाग इत्यादि के योग से बने पद को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए बोला है क्या, कुछ निश्चित चर। मान लीजिए कोई निश्चित चर हम ले लिए, क्या ये चर, क्या लेटर क्या है, सारा चर है। कोई भी हम जैसे एग्जाम्पल भी दिए हैं तो हम ले लिए चर को, क्या ले लिए, ये क्या है, चर है। क्या है, अक्स क्या है, चर है ना, लेटर ही है ना। बोला गया है कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, ये चर है और अचर क्या है, ये 3 है। 3 अचर हुआ ना, ये संख्या। चर और अचर राशियों के योग हो या अंतर हो या गुणा हो या भाग हो, उनके योग से बना हुआ पद जो है उसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। तो जैसे हम लिखे x² + 3x लिखे। देखिए, ये x² का मतलब क्या हुआ, 1x²। क्या हुआ, इसका कितना गुणांक है इसका, 1। क्या है, यानी 1 गुना x², 1x² होता है ना। तो देखिए यहाँ तो ये जो चर है अचर का गुणांक है 1। ठीक है, और यहाँ भी ये क्या हुआ, चर है, ये क्या है, अचर। चर अचर के गुणांक के योग, बोला गया था ना, चर अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन, भाग इत्यादि के योग से बने पद को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो यहाँ है ना, चर अचर के क्या है, योग है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। या तो ये भी हो सकता है 5x भी, क्यों हो सकता है 5x, क्या है, बोला था चर अचर के योग, गुणा, भाग जो भी रहे, तो यहाँ गुणन है। चर अचर का क्या है, गुणन। ये 5 क्या हुआ, अचर हुआ, संख्या हुआ, अचर हुआ, और अक्स क्या हुआ, चर हुआ। तो चर अचर के गुणन 5x को भी हम बीजीय व्यंजक बोलेंगे। ठीक है, 7y, यहाँ भी क्या लेटर हुआ इधर का चर, अचर हुआ इधर संख्या, चर अचर का गुणन दिया हुआ 7y। ठीक है, तो ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। या उसी प्रकार यहाँ भी है, चर अचर का गुणन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, बीजीय व्यंजक। समझ गए, बीजीय व्यंजक यहाँ वही दिया ना, ये क्या है, ये चर है, ये अचर है। चर अचर का क्या गुणन है, फिर क्या योग है। ठीक है, प्लस का योग बोलते हैं। फिर यहाँ भी देखिए क्या है, चर ये अचर हुआ, ये चर, अचर चर के योग। ठीक है, तो इसके योग को हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। समझ गए बीजीय व्यंजक। ठीक, आपको बीजीय व्यंजक थोड़ा
समझ गए होंगे आप। अब देखते हैं बहुपद। बहुपद जो मेरे लिए ज़रूरी बहुत है, इसी को हमको समझना चाहिए। इनको ही समझने के लिए पहले थोड़ा बीजे व्यंजक के बारे में आपको हम समझाए हैं, ठीक है। इनको समझ गए तो अब यहाँ भी समझ जाइएगा बहुपद को। देखिए बहुपद क्या होता है, बहुपद हम किसको कहेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछता है हर बार एग्जाम में, कुछ दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन बहुपद है, 4 गो ऑप्शन रहेगा, खोजना है। तो बहुपद हम कैसे पहचानें, ठीक है, उसके लिए यहाँ बताया गया। देखिए बहुपद ऐसी बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक मतलब यही जो बीजीय व्यंजक था ये सब, ठीक है, ऐसा बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक को हम, ये सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है, यहाँ जितने बीजीय व्यंजक है ना तो सारा क्या होता है, बहुपद नहीं होता है। ऐसे बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं जिसमें ये सब चीज़ होना चाहिए, ये 3 कंडीशन है, ये तीनों अगर उसमें है तो वो क्या होगा, बहुपद है, ठीक है। ये तीनों मतलब देखिए पहला कंडीशन क्या है उसमें, चर राशियों का घातांक, चर राशियों का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। चर राशि का घातांक क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। घातांक समझते हैं ना, जैसे कि चर क्या हुआ, जैसे एक्स क्या है, चर है, बोले थे लेटर को हम चर बोलते हैं, लेटर को क्या बोलते हैं, ए से जेड तक के, तो ये चर है। इसका घातांक कुछ नहीं तो क्या है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो 1 बताइए क्या, कौन इसका घात जो है, घातांक कौन संख्या है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या है, कौन संख्या है। देखिए संख्या के बारे में हम वास्तविक संख्या वाला जब चैप्टर शुरू किए थे उसमें हम बढ़िया से बताएं सभी संख्या के बारे में। अगर आप नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके उनको देख लीजिए, क्योंकि ये संख्या बहुत ही ज़रूरी है उनको हमको समझना। देखिए वहाँ भी ज़रूरत है, प्लस यहाँ भी उनका ज़रूरत पड़ रहा है, इसलिए उसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, ठीक है, चैनल पे मिल जाएगा आपको। तो हम यहाँ क्या बताए हैं कि चर राशियों का घातांक, चर राशि का घातांक मतलब यही घात जो है, ठीक है, घातांक क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, क्या हो, धनात्मक पूर्णांक। अभी हम बताते हैं धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस वाली संख्या, प्लस वाला संख्या। तो देखिए इसका प्लस वाला संख्या धनात्मक पूर्णांक है, तो इस प्रकार का अगर है तो हो जाएगा क्या, तब इस प्रकार का रहेगा तो उसको बहुपद की गिनती में आएगा वो। या जैसे बोलेगा x पर 5 है, तो बताइए 5 क्या है, धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है क्या नहीं, x 5 क्या धनात्मक पूर्णांक है ना, ठीक। तो ये हो जाएगा। अगर बोलेगा x पर पावर -2, x पर पावर -2, अगर और कुछ यहाँ दे देगा 2x + 3x, बोलेगा क्या यह बहुपद है, नहीं। हम शुरू में देखते हैं कि इसका घातांक क्या है, धनात्मक संख्या नहीं है। अगर घातांक धनात्मक संख्या नहीं है तो उसको हम कभी भी बहुपद नहीं बोलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ क्या है, ऋणात्मक संख्या क्या है, माइनस वाले की संख्या को हम बोलते हैं ऋणात्मक संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुपद नहीं हो सकते, बहुपद नहीं हो सकता। बहुपद कौन हो सकता है, जिसका घातांक धनात्मक हो। घातांक क्या हो, धनात्मक मतलब प्लस वाली संख्या हो, प्राकृत संख्या जितना होता है, ठीक है। अगर उस प्रकार के हैं तो क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या, यानी धनात्मक संख्या मतलब हुआ प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या 1 से होता है, 1 2 3 4 5 जो है। अगर उस प्रकार है तो उसको हम बोलेंगे क्या, धनात्मक संख्या मतलब हुआ प्राकृत संख्या। अगर वो घात में है तो क्या हो जाएगा, बहुपद हो सकता है, ठीक है। अगर ये माइनस वाला ऋणात्मक संख्या तो बहुपद कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। आई समझ। अगर पावर इस प्रकार का है, x पर पावर 1/2, मतलब 1/2 क्या धनात्मक संख्या है, 1/, ये सब चीज़ हम उसमें चर्चा कर चुके हैं। अगर आप वहाँ अगर देखे हैं तो आप यहाँ हमको बता सकते हैं 1/2 क्या, तो ये क्या धनात्मक संख्या, 1/2 धनात्मक संख्या नहीं है। हम अभी क्या बताए, सारा प्राकृतिक संख्या धनात्मक संख्या होता है, ठीक है। तो गिनती में 1/2 आता है, 1/2 हम गिनते हैं। कहीं भी कोई चीज़ संख्या दिया हुआ, कई बच्चे हैं, बोलेंगे क्लास में कितने बच्चे हैं, अगर हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से गिनेंगे। क्या ऐसे गिनेंगे, आधा, 1 1.5 2 सवा पौने, ऐसे नहीं गिनते हैं, यानी ये प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, यानी ये धनात्मक संख्या नहीं है। धनात्मक संख्या, अगर ये धनात्मक संख्या नहीं है तब यह क्या होगा, इस प्रकार का अगर घात वाली अगर संख्या है तो वो बहुपद नहीं होगा। हम सीधे पहचान सकते हैं इस प्रकार से। ऑब्जेक्टिव में ऐसा इस प्रकार का सवाल गारंटी है, 1 2 सवाल आता ही है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। देखिए पहला कंडीशन आप समझ गए। दूसरा कंडीशन है पदों की संख्या निश्चित हो। पदों की संख्या निश्चित, इसका मतलब समझते हैं, पदों की संख्या यानी अगर आपको दे दिया इस प्रकार से क्या, x³ + 3x² प्लस स्क्वायर प्लस कर दिया, अगर डॉट 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 दे देता है, ठीक है। अगर इसमें संख्या का अंत नहीं, संख्या का अंत नहीं है, ठीक है। बार बार कितना संख्या है उसका निश्चित नहीं, उसका निश्चित नहीं। अगर इसका डॉट डॉट वाला संख्या अगर पूछा जाए आपको क्या यह बहुपद है, तो आपको बोलना बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें पद निश्चित नहीं है, पद इसमें निश्चित नहीं है। अगर इस प्रकार के रहे तो आप बोलेंगे बहुपद नहीं है। समझ गए होंगे। ये दूसरा कंडीशन। तीसरा देखिए क्या बोल रहा है, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। और चर राशि का गुणांक क्या हो, क्या हो चर राशि का गुणांक, चर राशि का गुणांक होना चाहिए क्या, वास्तविक संख्या होना चाहिए। वास्तविक संख्या के बारे में हम पढ़ाए हैं, ठीक है।
जानते हैं आप लोग। देखिए अब हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं, अब इससे आपको बताना है, जितना कंडीशन हमको बता, अगर वो आप समझ गए हैं तो आप यहाँ हमको बता दीजिएगा कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। बताइए x³ + 3x² + 7x, क्या यह बहुपद है? तो देखते हैं ये सब कंडीशन इसमें है। पहला कंडीशन था चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक, देखिए इसका घातांक क्या धनात्मक संख्या है, ठीक, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा बोला था पदों की संख्या निश्चित हो, देखिए पदों की संख्या निश्चित है, 1 2 3 पद है, ठीक है। दूसरा ये फॉलो कर रहा है। तीसरा देखिए प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या, देखिए चर राशि का गुणांक वास्तविक संख्या, यहाँ कुछ नहीं क्या 1x³ 1 है, इसका गुणांक क्या 1 है। ये चर राशि जो x² इसका गुणांक क्या है 3 है, 3 × x² क्या होगा 3x² होगा। देखिए चर राशि का गुणांक क्या वास्तविक संख्या है, यहाँ भी चर राशि का गुणांक क्या वास्तविक संख्या है, तो ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है। ये क्या है वास्तविक संख्या, क्या है ये वास्तविक संख्या है, ठीक है, ये क्या है वास्तविक संख्या। दूसरा देखिए x² - 1/x, मतलब ये क्या वास्तविक संख्या है, नहीं वास्तविक कहते हैं, सॉरी बोल रहे हैं, ये क्या ये बहुपद है। देखिए और दूसरा बात आपकी 3 कंडीशन तो वहाँ आपको बताइए। चौथा कंडीशन आपको ये भी याद रखना है, अगर बटी में अगर लेटर है, क्या है बटर में, यानी ये अल्फ़ाबेट का अगर लेटर दिया हुआ A से Z तक में कोई भी सा भी अगर लेटर है, ठीक है, A से Z तक में कोई सा भी अगर लेटर अगर बटी में है तो वो क्या होगा बहुपद नहीं होगा। चौथा कंडीशन इसको भी याद रखना है, ठीक है। अगर बटी में क्या हो लेटर हो A से Z तक तो वो बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद क्या है, ये बहुपद नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। क्रॉस किया हुआ ये बहुपद नहीं है, ठीक। अब बताइए क्या ये बहुपद है, आप लोग अब समझ गए होंगे, सारा कंडीशन बता ही दिए हैं। बताइए ये बहुपद है, क्या बहुपद होगा, ये बहुपद है। फिर उससे बाद हम देखेंगे, देखिए इसका पहले चर का हम घातांक देखेंगे। पहला कंडीशन है चर राशि घातांक एक धनात्मक हो, देखिए चर अक्ष है, इसका चर अक्ष है, देखिए चर में लेटर आता है, ठीक है, तो देखिए लेटर ही है ना, इसका घातांक क्या है धनात्मक संख्या है, ठीक, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा बोला था पदों की संख्या निश्चित हो, 1 2 3 पद है, निश्चित है। तीसरा कंडीशन प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, चर राशि गुणांक क्या हो वास्तविक, देखिए चर राशि जितना भी उसका गुणांक क्या वास्तविक संख्या है, 3 का गुणांक है नहीं, 3x² मतलब 3 × x 3x² हो रहा है, इसका गुणांक क्या है 5x है, 5 × 5x, तो सारा क्या वास्तविक संख्या है, ठीक। तो ये भी क्या है बहुपद, ये भी क्या है, ये भी बहुपद है। जो बहुपद है उसमें टिक लगा दिए हैं, ठीक है। अब बताइए क्या ये बहुपद है, लग रहा है ये बहुपद है। देखिए इसमें ये फॉलो कर रहा है, ये पहला हो रहा है, पहला चर राशि का घातांक धनात्मक, देखिए इसका घातांक धनात्मक है, ठीक है, ये मान गए, ठीक है। और ये वास्तविक संख्या का गुणांक भी है, ये तीसरा भी फॉलो कर रहा है, तीसरा भी कर रहा है, ठीक है, और हो रहा है इस प्रकार से। चौथा आपको हम ये बताए थे क्या बटे में जो लेटर वाली संख्या नहीं होना चाहिए, अगर ये लेटर नहीं रहता तो फिर बहुपद हो जाता। बटे में यानी ये A से Z तक के बीच में कोई भी संख्या नहीं आना चाहिए। अगर बटे में अगर ये आ जाता है चर, बटे में अगर चर आ जाता है तो क्या होगा बहुपद नहीं होगा, यानी ये भी बहुपद क्या होगा नहीं होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे, यानी बहुपद पहचानने में अब गलती आपका नहीं हो सकता है। उम्मीद है कि आप गलती बहुपद पहचानने में कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक, समझ गए आप लोग तो इनको लिख ही लिए होंगे पहले जब हम लिखे थे ना, तो ऑनलाइन जो देख रहे हैं आप लोग जो है इनको कॉपी में नोट्स कर लीजिए, ठीक, बहुत काम आने वाला आगे। अब देखेंगे बहुपद के प्रकार के बारे में। तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुपद देखिए एक पदी भी होते हैं, द्विपदी होते हैं, त्रिपदी होते हैं। एक पदी का मतलब होता है एक पद वाला, कई पद वाला, देखिए इसमें कई पद है, x², खाली x² अगर रहा एक पद, या तो 3y, दो यहाँ लिखा गया है, ठीक है 3y, यहाँ देखिए x² मान लीजिए इस पर खाली ये है x³ है, तो मतलब ये एक पदी बहुपद कितना हुआ, एक पद वाला बहुपद हुआ, ठीक है। अगर दो पद है इसी में और एक पद हम मिला दिए y² है ना, ये दो पदी बहुपद, कई पदी हुआ, इसी में और एक मिला देते हैं, है ना, तो क्या होगा त्रिपद, क्या त्रिपदी क्या हो जाएगा, समझ गए आप, ठीक है। एक पदी मतलब एक पद वाला हुआ, द्विपदी यानी दो पद वाला, दो पद वाले है तो उसको हम द्विपदी बहुपद बोलेंगे, 3 पद वाला है त्रिपदी बहुपद, बिल्कुल आसान है, समझ गए आप, ठीक। अब हम देखेंगे रेखिक बहुपद यानी कई प्रकार का होता है, तो इस प्रकार से भी होता है रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, तीसरा त्रिघाती बहुपद, क्या होता है त्रिघाती, यहाँ बहुपद हमने लिखे हैं। तो देखिए रेखिक बहुपद किससे कहते हैं जानते हैं, 9th में भी आप पढ़े थे, ये सब एक पदी द्विपदी त्रिपदी 9th क्लास में है, ठीक है, वहाँ आप पढ़े थे ना, वहाँ भी आपको समझाए थे हम, ठीक। अगर आप लोग नहीं जानते तो यहाँ भी देख लीजिए, इसलिए हम लिख दिए हैं ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना, हर चीज़ को हम बताते हैं आपको यहाँ पे, ठीक है, पूरा डिटेल से आपको यानी मैथ पढ़ाया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ अगर मैथ अगर पढ़ लेते हैं तो मैथ में आप बिल्कुल कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकते हैं, और आने वाले समय में आप भी बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं, ठीक है, हर चीज़ को हम बताते हैं यहाँ पे। तो देखिए एक पदी मतलब एक पद वाला, द्विपदी दो पद वाला, त्रिपदी 3 पद वाला। तो हम बोले रेखिक बहुपद किसको बोलते हैं, एक घात वाले को रेखिक बहुपद कहते हैं, शॉर्ट में लिखा गया एक घात वाले को रेखिक बहुपद कहते हैं। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है x + y, ये कौन बहुपद है,
इसका कुछ घात नहीं है, एक है, कुछ घात नहीं क्या है, एक है ना। एक घात वाला अगर है तो वो रेखिक बहुपद क्या हो गया, तो रेखिक आप समझ गए, x प्लस वाई क्या हो गया, रेखिक बहुपद क्या हो गया, रेखिक बहुपद। और यहाँ दूसरा हम देखिए द्विघाती बहुपद किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ हम नहीं लिखे हैं ना, ये जो दिया हुआ है इसका मतलब वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, बार बार नहीं लिखने के कारण से ऐसे लिखे, टाइम बचे इस वजह से। द्विघाती बहुपद मतलब दो घात वाले को द्विघाती बहुपद कहते हैं, मतलब दो घात वाला को द्विघाती, इसमें अगर दो घात लगा दिया है ना, तो दो घात है, वो भी देखें अधिकतम दो घात, इसका एक घात नहीं गिनेंगे, इधर दो घात है ना, तो दो घात वाला हो गया द्विघाती बहुपद क्या हो गया। इसी के जगह अगर हम तीन घात लगा देते हैं तो हो गया त्रिघाती बहुपद क्या हो गया, समझ गए, एक घात वाला एक रेखिक, दो घात वाला द्विघाती, तीन घात वाला त्रिघाती, ठीक। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली, अब सारा यानी जितने भी कॉन्सेप्ट थे उनको हम समझ लिए, अब उसको अगर अच्छे से समझ लिए हैं, अब यहाँ का सवाल हल करना उतना कठिन नहीं होगा, अगर उसको नहीं समझते फिर यहाँ समझना कठिन हो सकता है, ठीक है। तो देखिए 2.1 के सवाल भी हैं, पहले इसको हम कुछ यहाँ बना लिए, इसको देख लीजिए थोड़ा ग्राफ के बारे में। ग्राफ के बारे में आप 9 क्लास में पढ़े होंगे बढ़िया से, ठीक। तो देखिए, तो ग्राफ में कुछ इस प्रकार से रहता है, ठीक, ये दिख रहा है ना, यानी इस प्रकार से रहेगा। तो ये हुआ, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, क्या बोलते हैं, एक लकीर ऐसे खींचा हुआ सीधा बिल्कुल, है ना, इसको बोलते हैं अक्ष अक्ष, क्या बोलते हैं, अक्ष अक्ष नाम दिया हुआ, इसको अक्ष अक्ष क्या बोलते हैं, अक्ष अक्ष को ही बोलता है भुज, क्या बोला जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया मैट्रिक में, अक्ष अक्ष को क्या कहा जाता है, ऑप्शन दे देगा, भुज क्या कहते हैं, अक्ष अक्ष को क्या कहा जाता है, अक्ष अक्ष को भुज कहते हैं, अक्ष अक्ष को, इसको लिख लीजिएगा कहीं, अक्ष अक्ष को भुज कहते हैं, कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। ये अक्ष अक्ष, और ये वाला लाइन जो सीधा लाइन खड़ा लाइन है इसको बोलते हैं वाई अक्ष, क्या बोलते हैं, ये वाई होता है, तो वाई अक्ष को हम बोलते हैं कोटि, क्या बोलते हैं, वाई अक्ष को हम क्या बोलते हैं, कोटि, और बीच में जो बिंदा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, ठीक। और देखिए इसमें जो संख्या दिए हुए रहते हैं, और इसमें जो है ये दोनों पार्ट में माइनस वाला संख्या होता है, इधर भी माइनस वाला, इधर भी माइनस वाला संख्या होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, प्लस वाला संख्या होता है ये दोनों में, ठीक। समझ, जैसे कि यहाँ हम लिखे हैं आपका 1 2 3 प्लस वाला है, इधर क्या है माइनस वाला, क्या है माइनस होगा, इसमें ये माइनस वाला संख्या है, ये भी क्या होता है माइनस वाला, ये प्लस वाला है, ठीक है। तो याद रखिएगा अक्ष अक्ष को हम क्या बोलते हैं, भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ सवाल को अमल करते हैं। देखिए सवाल में क्या है, प्रश्नावली 2.1 के जो सवाल है इसमें आपको दिख रहा है, देखिए प्रश्नावली बोल रहा है क्या, किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में बोलता है पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी अक्ष में जो है अक्ष के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, पी एक्स के मतलब अक्ष में कैसे हम निकालें। तो आपको इसमें क्या करना है, देखना है, इसमें यानी इस प्रकार से कुछ दिया गया, पहला में जैसे है इस प्रकार से दिया है, इस प्रकार से दिया है, इस प्रकार से दिया है। तो देखिए यहाँ बोला है क्या, पी एक्स के शून्य की संख्या, पी एक्स के इन अक्ष वाले में अक्ष वाले का शून्य निकालेंगे, ठीक है। तो बताइए ये जो लकीर खींचा गया अक्ष पे कहीं कटा है, अक्ष पे काटा है, वाई को काटा है, अक्ष पे अगर काटता अक्ष को, अगर ये वाई ये नहीं काटा है, ठीक है, इसलिए इसका शून्य 0 क्या होगा, अक्ष बना 0, ठीक है, शून्य क्या होगा 0। अगर ये वाई को काटता, अगर इस प्रकार से मान लीजिए रहता इस प्रकार से, तो एक जगह अक्ष को काट रहा है तो शून्य की 1 शून्य 1, मान लीजिए दो जगह काटता है इस प्रकार से, ऐसे दिया गया है, बहुत जगह ऐसा है दिया हुआ इस प्रकार से है, ठीक है। तो ये 2 बार काटा, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शून्य कितना 2, कितना, जैसे आपकी किताब में दिया है, देख लीजिए किताब में किस प्रकार से दिए हुए हैं। किताब में पहले देखिए जैसे यहाँ पे पहला में आपका, ठीक है, ये अक्ष को नहीं काटा, इसका शून्य क्या, अक्ष बराबर 0 क्या होगा, इसमें अक्ष को कई बार काटा, एक बार काटा है, यहाँ देखिए अक्ष कई बार काटा, एक बार काटा है यहाँ पे, ठीक है, एक बार काटा है तो शून्य के 1, यहाँ अक्ष को कई बार काटा, 1 2 3 कई बार काटा है 3, तो यहाँ इसका शून्य की संख्या 3 क्या हो जाएगा। इसमें देखिए कई बार काटा है, इसमें आपका एक बार यहाँ काटा है, ठीक है, एक यहाँ अक्ष को 2 बार काटा है तो शून्य 2, इसमें 1 2 3 4 बार काटा है तो शून्य किसका 4, ठीक है। और इसमें कई बार काटा 1 2 3 बार काटा है, इसमें शून्य 3, तो आपका 2.1 कंप्लीट हो गया, ठीक। इसमें ज़्यादा कुछ सवाल दिया नहीं है। अब हम देखते हैं 2.2 को, चलिए अब 2.2 को हम देखते हैं, यहाँ जो भी कुछ लिखा हुआ लिख लिया आप लोग, ठीक। अब हम 2.2 को हल करते हैं। देखिए प्रश्नावली 2.2 के हम सवाल को हल करते हैं, ठीक। उससे पहले जो भी बताए थे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए अब क्या है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण यानी द्विघात बहुपद दोनों सेम है, द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद दोनों क्या है, एक ही है, ठीक। तो द्विघात समीकरण का एक व्यापक समीकरण बुक में दिया गया, मतलब द्विघात समीकरण किस रूप का होता है, इस रूप का होता है, इस रूप का होता है। तो यहाँ क्या दे, ax² + bx + c बराबर क्या है 0, ठीक है। तो यहाँ यानी ये x² चर है, ये क्या है अचर है, ये लेकिन ऐसे तो हम ये आपको पढ़ाया अभी लेटर को हम अचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो ये यहाँ अचर है, क्या है, ये क्या है, ये समीकरण जो दर्शाया गया द्विघात समीकरण का, इसमें ए का मतलब अचर, ए का मतलब क्या है
अचर है, ठीक है। मान लीजिए ए की जगह अचर हम कोई संख्या ले लेते हैं 3, क्या ले लिए, और ये चर एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। प्लस ये बी का भी मतलब है यहाँ अचर, क्या है, बी का मतलब क्या है, अचर। कोई बी में कोई संख्या मान लीजिए 4 ले लिए, ठीक है, एक्स उधर हो गया, है ना। और ये सी का मतलब भी अचर है, सी का मतलब क्या है, ए बी सी का मतलब अचर, अचर मान लीजिए 2 है और बराबर 0 है, तो यानी ये द्विघात समीकरण, ये क्या है, यानी इस रूप का अगर है, इस रूप का, यानी इस रूप का अगर है तो हम बोलेंगे उसको द्विघात समीकरण। पहचान लीजिएगा द्विघात समीकरण किस रूप का, इस रूप का होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस रूप का अगर है तो हम बोलेंगे क्या उसको, द्विघात समीकरण, ठीक। आई समझ में, आया समझ में। ए एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ कोई भी चर रहे, 3 ही नहीं, इसके अलावा कोई भी अचर रहे, कोई भी अचर रह सकता है, यहाँ भी बी कोई भी अचर रहे, गुणन किससे, अक्ष से, ठीक है। अक्ष ही नहीं मतलब चर में कोई भी संख्या रहे, चर में कोई भी लेटर रहे, ठीक है ना। जैसे यहाँ 3x स्क्वायर लिखे, मान लीजिए चर में यहाँ 5 भी रह सकता है, ठीक है। और अक्ष के जो कोई नहीं कि खाली अक्ष से रहेगा, y भी रह सकता है, ठीक है, प्लस और यहाँ अचर है, इसके जो कोई भी अचर b मतलब अचर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ तभी 4 था, यहाँ 10 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ अक्ष नहीं है, y भी हो सकता है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि वहाँ अक्ष से रहेगा हमेशा, अचर यहाँ 2 था, सी का मतलब अचर, अचर में कोई भी संख्या रहे, अगर इस रूप का है उसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण, ठीक है। समझ गए द्विघात समीकरण, ठीक। द्विघात समीकरण पहचान लीजिएगा अब, ठीक है। अब देखिए शून्य, इसमें जो जरूरी वाली चीज़ें हैं 2.2 को हल करने के लिए हमको क्या क्या पहले जानना चाहिए, उनको हम आपको बताते हैं ताकि वहाँ समझने में कोई दिक्कत ना हो इस सब में, ठीक है। जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं सेम टू सेम आपको ऑनलाइन में भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अगर आप हमारे चैनल के द्वारा तैयारी करते हैं तो आपका 100% तैयारी होगा आपका मैथ का। यहाँ और भी क्लासेस और भी दूसरे सब्जेक्ट का शुरू हो जाएगा, अभी किए नहीं, टाइम नहीं मिल पाता इस वजह से, और कुछ दिनों में चालू कर देंगे, 2-4 दिन में, ठीक है। और जो सब्जेक्ट हैं हिंदी या संस्कृत या साइंस, तीनों में किसी एक को शुरू करेंगे, ठीक है। टाइम नहीं मिल पाने के कारण से हम नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मैथ का ही क्लास होता है प्रत्येक दिन, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, यानी बिल्कुल आपका तैयारी यहाँ कराया जाएगा, ठीक है। तो देखिए शून्य हम किसको बोलते हैं, शून्य अल्फा बीटा किसको बोलते हैं, मतलब जब हम गुणनखंड आप 9 क्लास में पढ़े थे, जब हम गुणनखंड करते थे तो अक्स बराबर निकलता था ना, वही गुणनखंड करके छोड़ देते थे। चलिए अभी अब समझाते हैं, शून्य हम अल्फा बीटा को बोलते हैं, ठीक है। पहला शून्य द्विघात समीकरण का 2 शून्य, द्विघात समीकरण का देखिए यहाँ घात जितना है, ये 2 घात वाला इसका 2 शून्य निकलेगा, ठीक है। अगर 3 घात ही है त्रिघात बहुपद जाएगा, त्रिघात बहुपद का 3 शून्य कितना होता है, ठीक है। 2 घात बहुपद इसका 2 शून्य निकलेगा, इसका दोनों शून्य का नाम है, पहला शून्य को हम अल्फा बोलते हैं, दूसरा शून्य को बीटा बोलते हैं, समझ गई। द्विघात समीकरण का 2 शून्य होता है, पहला शून्य को हम क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, दूसरा शून्य को क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, समझ गए, ठीक। अब देखिए शून्यकों का योगफल, ये सूत्र होता है शून्यकों का योगफल, हम कैसे निकालें शून्यकों का योगफल। शून्य तो ये अल्फा बीटा है ना, शून्य कौन है, द्विघात समीकरण 2 शून्य, एक अल्फा एक बीटा हुआ, हम लिखे शून्यकों का योगफल, तो यही दोनों शून्य है ना, इनका योगफल, तो इन दोनों को हम जोड़ दिए अल्फा प्लस बीटा, इनके बराबर सूत्र होता है -b/a, ठीक। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, शून्य तो ये अल्फा बीटा है ना, इनका गुणनफल क्या है, तो गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणनफल मतलब गुणा होता है ना, तो हम गुणा कर दिए, वही शून्य तो अल्फा बीटा है ना, इनका गुणनफल, शून्य का गुणनफल, तो शून्य का गुणनफल इंटू बिंदा है, इसका मतलब गुणा होता है, अल्फा इंटू बीटा, तो बराबर होता है c/a, c/a। ये सूत्र आपको हमेशा याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ठीक है ना। इनमें से कौन शून्यकों शून्यकों का योग बराबर क्या होगा, 4 को ऑप्शन में आपको दे देगा, ठीक है। या पूछ देता अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। ये सूत्र भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, अगर नहीं भी पूछा जाए तो जो इस सवाल है अगर ये याद नहीं तो आपका सवाल बनेगा ही नहीं बनेगा, ठीक है। अभी जो सवाल है आपका दिया हुआ है, ठीक है, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, इसको लिख के याद कर लीजिएगा, ठीक है। जितना भी चीज़ें हम बताएं इसको आप जरूर कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो शून्यकों का अगर पूछे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है तो वही -b/a, ठीक है। अगर बोले अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, अगर बोलेगा शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है तो वही बोलेंगे -b/a, या शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, ठीक है। इनको याद रखना है। चलिए तो आपका जो प्रश्नावली में जो सवाल दिए हुए हैं, पहला सवाल हम उनको हल करेंगे। देखिए पहला इसमें क्या क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए। ये जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है ये द्विघात बहुपद है, यहाँ क्या अभी समीकरण नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या है द्विघात बहुपद, अगर बराबर के उस पर हम 0 देंगे ये समीकरण क्या बन जाएगा, अभी ये बहुपद है, क्या है इसे बोला है, देखिए समीकरण में बराबर 0 नहीं रहता है, ठीक है, बहुपद में किस में रहता है, यानी ये बहुपद है। बोलता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले बोलता है गुणनखंड कीजिए, उसके बाद इसका जांच कीजिए। तो पहले हम गुणनखंड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो गुणनखंड तो आप पढ़े होंगे 9th में 8th में पढ़ाए थे ना, आप लोग जानते ही थे,
ठीक, ऑनलाइन वाले भी आप लोग भी शायद जानते होंगे, 8-9 में अगर पढ़ाई किए होंगे तो आप गुणनखंड निकालने के लिए जानते होंगे। ठीक, अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हम बताते हैं आपको गुणनखंड करने के लिए। गुणनखंड कैसे करें, ठीक, नीचे कहाँ तक आ रहा है, ये सब आ रहा है ना यहाँ तक। चलो हम गुणनखंड निकालते हैं। तो गुणनखंड करने का नियम क्या होता है, इसको ध्यान से देखिए, बहुत ही जरूरी है गुणनखंड को सीखना। ठीक है, पहला सवाल आपको हल करके दिखाते हैं कैसे निकालते हैं। गुणनखंड करने के लिए देखिए, ये अंतिम वाला से, ये शुरू वाला से अंतिम वाला को गुना करते हैं। शुरू वाले से अंतिम वाला को क्या करते हैं, गुना। तो यहाँ क्या एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर गुना 8 करेंगे, एक्स स्क्वायर गुना 8। देखिए ये गुना भी आपको जानना चाहिए अलजेब्रा का। ठीक है, 8, 9, 7 में आप पढ़े होंगे इस प्रकार के गुना। ठीक, ये सब चीज़ों को आपको जानना चाहिए। क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो आप शायद ये सब चीज़ जानते होंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो पढ़ाई नहीं करते हैं शुरू से, वो सब बच्चे नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी तो हम अलग से वीडियो बना देंगे। पहली क्लास में हम बोले थे क्या, अलजेब्रा, गुना, भाग, जो भी चीज़ें गुणनखंड, इनको हम सिखाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है, टाइम नहीं मिलने के कारण से। लेकिन कल से टाइम निकाल के उनको आपको सिखा देंगे कि अलजेब्रा गुना हम कैसे बनाते हैं और गुणनखंड कैसे बनाते हैं। अभी तो हम बताते हैं, फिर उस क्लास में बताएंगे दशमलव वाला भाग कैसे करते हैं, गुना कैसे करते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो नहीं भी शायद जानते होंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे कुछ ऑफलाइन में भी ऐसे भी स्टूडेंट आ जाते हैं जो ये सब चीज़ों को नहीं जानते, गुणनखंड नहीं जानते हैं और अलजेब्रा गुना नहीं जानते ठीक से। ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं जानते हैं। तो अगर आप लोग भी अगर वैसे हैं तो हम वीडियो बना कर अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से आप सीख जाइएगा। ठीक है, ऑफलाइन में जो बच्चे आते हैं तो उसको सिखा ही देते हैं। ठीक है, और उसको अलग से टाइम दे के बुलाते हैं, बता दिया जाता है। आपको भी हम वीडियो बना कर अपलोड कर देंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, तो गुणनखंड आप कैसे करें, तो गुणनखंड करके हम क्या बताएं, ये शुरू वाले से अंतिम वाले को गुना करेंगे। शुरू वाले से अंतिम वाले को गुना, तो गुना कीजिए, 8 गुना एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 गुना एक्स स्क्वायर। देखिए गुना हम कैसे करते हैं, अलग अलग जाति का है दोनों को सटा दीजिए, अलग अलग जाति का है दोनों को 8 एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, यानी ये 8 एक्स स्क्वायर मतलब 8 कितना आया, 8 कितना आया, यानी ये 8 का ऐसा खंड कीजिए, ये 8 का ऐसा खंड कीजिए जो हम गुना अगर यानी 8, ये 8 है कितना है, यानी इस 8 का हम ऐसा खंड करेंगे, यानी ऐसा इससे 2 संख्या लेंगे, वो दोनों को हम जोड़ेंगे ना, तो 2 अक्स जोड़ेंगे तो कितना पड़ेगा, अगर हम दोनों को फिर गुना करें तो कितना पुर जाए, वही 8 एक्स स्क्वायर पुरना चाहिए। तो इसको कैसे आप निकालिएगा, तो पहले इस प्रकार से जो भी आए गुना करके जो अंक आया उनका खंड कीजिए, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एक 2, इस प्रकार से आएगा। ठीक, अब देखिए कौन ऐसा संख्या लेंगे जो जोड़ने पर या घटाने पे 2 अक्स आना चाहिए, जोड़ने पर घटाने पर 2, या हम जोड़े या घटाएं जैसे भी करें, हमको -2 अक्स पुराना है। तो देखिए अगर हम यहाँ 2 लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 एक तरफ और 2 दूना 4 एक तरफ ले लेते हैं, 2 एक तरफ 2 दूना 4, अगर 4 और 2, 4 2 अगर जोड़ते हैं तो 6 नहीं पुर रहा है। अगर हम 4 में से 2 घटा दें, 4 में से 2 घटा दें, 2 मेरा पुर जाता है, पुरता है ना, तो यानी 4 2 लेने से हो जाएगा, 4 2 लेने से मेरा खंड पुर रहा है। यहाँ पे 2 दूना 4 इधर हो गया, इधर 2 हो गया, 4 में अगर हम जोड़े 4 2 6 तो नहीं पुर रहा है, हम अगर घटा दें 4 में 2 गया 2 तो पुर जाएगा ना। और दूसरा कंडीशन जो भी हम संख्या लेते हैं वो दोनों को हम गुना करें, जैसे 4 लिए इधर दे लिए, अगर हम गुना करें तो जो अंतिम में आया था गुना करके उतना पुरना चाहिए, 4 दूना 8, देखिए पुर रहा है। ठीक है, गुना करने पे ये पुरना चाहिए, ठीक, और जोड़ने पर ये बीच वाला पुरना चाहिए, तो 4 में 2 गया 2 पुर रहा है। ठीक, आ गया समझ में, 4 2 क्या लेंगे, तो अब यहाँ कैसे हम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर जो है इसको तो हम उतारेंगे ही, माइनस है, इसको माइनस रख दीजिए। ठीक है, आप 2 कैसे पुराए थे, यानी 4 में 2 घटाए थे। ठीक, तो आप क्या कीजिए, माइनस को इधर रहने दीजिए, अभी इस प्रकार घेर दीजिए। ठीक है, अब हमको 4 में 2 घटाएंगे तब ना ये 2 अक्स पुरेगा, ये माइनस था तो माइनस हमको प्लस 2 अक्स पुरा रहे हैं, इसको नहीं पुरा रहे हैं, इसलिए माइनस को हम रख देते हैं। ठीक है, तो 4 में 2 गया 2 पुर जाएगा, तो इसमें अक्स लगा दीजिए क्योंकि अक्स वाला है तब ना पुरेगा, तो दोनों में अक्स लगा देंगे, 4x माइनस 2x। तो देखिए इसको घेर दीजिए, 4x में 2x घटाएंगे तो 2x हो जाएगा, यानी 4 में 2 खत्म, 2 घटाएंगे, 4 में 2 गया 2 आएगा ना, अक्स आ जाएगा। ठीक, और इधर -8 है, -8 हम लगा देंगे, आए समझ में। अब हम क्या करेंगे, माइनस से गुना करना पड़ेगा, इसका माइनस से क्या करना पड़ेगा, गुना, एक्स स्क्वायर माइनस गुना या कुछ नहीं क्या है प्लस, माइनस गुना प्लस, ये सब तो जानते होंगे, माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, और प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस गुना प्लस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये बहुत काम का है, तो इसको साधारण याद रखना, अगर दोनों साइड अगर एक ही पहचान है तभी प्लस आता है, दोनों साइड अगर एक ही पहचान है तभी प्लस आता है, नहीं तो हमेशा माइनस आता है। देखिए माइनस माइनस दोनों साइड है तब प्लस है, दोनों साइड प्लस प्लस तब प्लस है, मतलब दोनों साइड में अगर एक ही पहचान है, ठीक है, तभी प्लस आता है, नहीं तो क्या आता, माइनस। दोनों जगह माइनस माइनस तो प्लस हो गया, दोनों जगह प्लस 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 हो गया। ठीक है, यहाँ पे सेम है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, अलग अलग है तो माइनस, अलग अलग है तो क्या आएगा, माइनस। आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए माइनस माइनस सेम है, अगर सेम है तो प्लस क्या होगा,
सेम पहचान से गुना करते तो प्लस, ठीक है, तो प्लस 2x हो जाएगा। और -8 है, -8 दे देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो गया। देखिए ये स्टेप को आप छोड़ भी सकते हैं जो हम किए थे, आप चाहे तो डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक्सपीरियंस जब धीरे धीरे आप बनाने अगर सीख जाइएगा अभ्यास करने के बाद, आप इस लाइन को नहीं भी कीजिएगा, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। तो अभी सिखाने के लिए हम ऐसा किए थे, ठीक। देखिए ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, जैसे यहीं पे आया था 2 चौका 2 दूना 4 2 1 2 आया था ना, तो आपको पता चला 4 2 कितना आया, तो आपको दिमाग लगाना चाहिए 4 2 को हम किस प्रकार से लिखें जो -2x पुर जाए, है ना। तो हम तो क्या करते हैं, माइनस इसमें लगा देते, -4 अगर +2 करेंगे, -4 में +2 गया, +2 खत्म, -2 बच रहा है ना, तो डायरेक्ट -4 +2 कर सकते थे, ठीक। इतना अगर आप सोच सकते हैं अपने माइंड में तो इस प्रकार कीजिए, नहीं सोच सकते हैं तो आप इस प्रकार से कीजिए, ठीक। अब क्या करना है, अब इसमें आप कॉमन लेते, क्या लेते हैं, कॉमन का मतलब होता है इसमें ऐसा संख्या लीजिए जो दोनों में आ जाए, दोनों में जो चीज़ है उसी को हमको लेना। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x, यहाँ x स्क्वायर का मतलब 2 x है, क्या x है, x गुना x, 2 x है, इसमें 1 x है, तो यहाँ 1 x, यहाँ भी 1 x, यहाँ 2 x है, तो 2 x हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। 2 x नहीं मतलब x स्क्वायर मतलब x गुना x, 2 x गुना में है ना, या 1 ही x गुना में, ठीक है। तो हम दोनों जगह 1 x मिल रहा है, 1 x दोनों जगह मिल रहा है, 1 x हम ले लेंगे, मतलब दोनों जगह जो मिल रहा है उन्हीं को हम कॉमन में लेते हैं। इसको ले लिए तो बताए x स्क्वायर है, यहाँ x आ जाएगा, x गुना x क्या होता है x स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा -4 होगा, -4 गुना x -4x प्लस। अब देखिए यहाँ अभी ऐसा संख्या लेंगे दोनों में भाग लग जाए, दोनों में भाग, देखिए 2 से दोनों भाग जाएगा, 2 गुना x 2x पुर जाएगा, 2 गुना 4 2 चौका 8 पुर जाएगा, तो हम 2 ले लेंगे, 2 गुना x 2x -4, तो क्या होगा 2 चौक प्लस गुना माइनस माइनस 2 चौक 8 पुर गया। देखिए अगर गुणनखंड अगर इसका कॉमन लेने के बाद ये जो बीच वाला निकला ये दोनों सेम मिल जाएगा, दोनों यहाँ x-4 तो यहाँ भी x-, अगर यहाँ x-2 तो यहाँ x-2, यहाँ अगर y-3 तो यहाँ भी y-3, यानी ये दोनों सेम मिलना चाहिए। अगर मिल गया तो यानी इसका मतलब गुणनखंड आपका सही, अगर नहीं मिल रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गुणनखंड में गलती किए हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों मिल गया यानी गुणनखंड मेरा ठीक है। अब इसको लिखें कैसे, ये दोनों तो सेम है, पहले बिना जो सब अलग है ये दोनों को हम लिखेंगे कॉमन वाले को, x+2, ये दोनों देखिए सेम है, ये दोनों क्या है, तो इनमें से एक आप लिख दीजिए x-4, दोनों तो सेम है, दोनों सेम है तो एगो लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ तक आपका निकल गया। अब हम क्या करेंगे, नीचे आ रहा है, इससे नीचे आ रहा है, इतना सा दिख रहा है, ठीक। अब इधर हम बताते हैं, ये आप लिख लीजिएगा, मिटाते हैं अभी। तो देखिए इधर दिखता होगा है ना। अब हमको करना है, यदि आप शून्य निकालना, यहाँ तक 9th क्लास में जब आप पढ़े थे गुणनखंड यहीं तक निकाल के छोड़ा गया था 9th क्लास में, ठीक है, समझी। अब हमको क्या इसका शून्य क्या निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे उसी के नीचे आपको बनाना है, ठीक है। वहाँ जगह नहीं था इस वजह से हम इधर आए हैं। यदि x+2 बराबर 0, शून्य निकालने के लिए बराबर 0 करते हैं, शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसका भी हमको शून्य निकालना उसका बराबर के उस पर क्या करते हैं 0 क्या करते हैं, ठीक। तो x+2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर +2 है उस पर जाके -2, x बराबर निकालना है ना, तो जो भी चीज़ें इस पर है उस पर भेजना पड़ेगा +2, तो उस पर जाके यानी इस पार में जो संख्या प्लस में रहता है उस पर जाके क्या होता है माइनस, अगर इस पार में जो संख्या माइनस में उस पर जाके प्लस, अगर जो संख्या इस पर गुना में उस पर जाके भाग, अगर भाग में है तो गुना, यानी उल्टा होता है उसका, ठीक है, -2। अब फिर दूसरा वाला यदि x-4, इसका हम निकाले, इसका निकाले, अब इसका भी शून्य निकालेंगे। फिर आपको इधर लिखना है, यदि इधर दिख रही है, यदि x-4 बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर -4, उधर जाके +4 होगा, ठीक है। 2 शून्य मेरा निकल गया, यानी पहला शून्य को हम बताए थे अल्फा क्या बोलते हैं, दूसरा शून्य को क्या बोलते हैं बीटा बोलते हैं, तो बीटा हो गया 4, यानी हमको 2 शून्य पता चल गया, 2 शून्य। देखिए गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यहाँ तक मेरा काम हो चुका है, यहाँ तक काम हो चुका है। आगे यहाँ बोला गया था कि जांच कीजिए, क्या बोला था, सत्यता की जांच कीजिए क्या सही है। तो देखिए जांच हम कैसे करेंगे, जांच के लिए जो हम सूत्र आपको पहले बताए थे, क्या बताए थे, जांच वाला सूत्र ये वाला, ठीक है। इस पे बैठा के हमको जाँच करना है, तो जाँच हमको करना है, क्या करना है, जाँच करना है, ठीक है। तो जांच में हमको क्या करना है, पहले ये लिखिए, क्योंकि यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटी है, तो पहले बी ए सी के बारे में लिखिए, ए क्या है बी क्या है ना। तो ये हम कहाँ से लिखे, यहीं से, जैसे मैं बोला था ना ax² + bx + c बराबर 0, ये जो है ना, यानी ये चर जो है वो ए हुआ, क्या हुआ, यानी अचर को हम बोलते हैं ए, अचर को ए, ठीक है, यानी अचर को ABC से दर्शाया गया, अचर को किसको दर्शाया गया ABC। तो यहाँ अचर क्या है, इसमें एक है ABC जो है ये अचर को दर्शाया गया, ठीक है, और ये अक्ष था चर था, तो इसमें देखिए अचर क्या है, 1x² ए क्या है, तो एक हुआ अचर, ठीक। तो a बराबर 1, a बराबर 1। अब देखिए इसमें अचर क्या है -2, यानी b बराबर -2, अचर को लिखेंगे, ठीक है, b बराबर -2, चर को नहीं लिखना अचर को लिखना है, ठीक है। अब क्या है c, ये देखिए c यहाँ क्या है -8, क्या है c बराबर -8, ठीक है, हम लिख दिए। हमको जाँच करना था, तो पहले हम जाँच करेंगे योग बराबर क्या करें, तो अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, तो पूरा लिखिएगा पूरा लिखिए,
पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार, ठीक है। हम पहली बार आपको बता रहे हैं तो इसलिए लिख के बता रहे हैं, ठीक है। संयुग्मों का योगफल बराबर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बोलते हैं इसको, बराबर माइनस बी बटे ए। आपको खाली ये लिखना अल्फ़ा प्लस बी बराबर माइनस बी बटे ए, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। या तो खाली इसी को लिखिए संयुग्मों का योगफल बराबर माइनस बी बटे ए, ठीक है। तो देखिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, देखिए पहला अल्फ़ा बीटा मेरा था यहाँ पे, अल्फ़ा क्या है -2 है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या है -2 है, प्लस क्या है बीटा, बीटा क्या है 4 है, बराबर माइनस है, सूत्र का ही माइनस दे दिए। अब बी देखिए क्या -2, एक माइनस यहाँ पहले से है सूत्र का ही, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा माइनस यहाँ भी है, बी में क्या -2, बी क्या है, तो 2 माइनस एक साथ कैसे लिखेंगे, इसको घेरना पड़ेगा। अब बटे ए में क्या है, देखिए ए 1 है, क्या है, इसको हल कीजिए, 4 में 2 क्या आएगा, 2 आएगा, बराबर, और माइनस क्या होगा +2, इनका नीचे कुछ नहीं क्या होगा, 1 होगा, 1 तो सबका नीचे नहीं लिखना, दोनों साइड बराबर हो गया, यानी मेरा ठीक है हिसाब, इसका मतलब जांच हो गया, ठीक है। तो योग बराबर हम जांच किए, क्या किए, इस पे भी बैठा के हम जांच करेंगे, गुणनफल बराबर, तो लिखेंगे संयुग्मों का गुणनफल लिखेंगे, या हम डायरेक्ट लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है सी बटे, क्या होता है, उधर दिख रहा था वहाँ तक, हाँ या तो बोलना चाहिए ना पहले, कहाँ तक दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा और सी बटे क्या है, देखिए अल्फा क्या है, अल्फा वही बैठाएंगे, अल्फा क्या -2 क्या है, गुना बीटा, बीटा क्या है, बीटा 4 है, ठीक है, बराबर सी बटे बराबर -2 गुना 4 बराबर सी बटे, सी देखिए क्या है, सी देखिए -8 है, क्या है, और बटे में ए है, ए क्या है 1 है, देखिए दोनों साइड बराबर पुट रहा है, 4 दूना 8 -8 बराबर -8। अगर आप गुणनखंड अगर सही कीजिएगा, ठीक है, हर चीज़, तो आपका यहाँ पुट जाएगा, ठीक है। नहीं पुट रहा है तो समझिए कहीं गलती की है, ठीक है। बस यही जांच करने वाला था, जांच भी हम कर दिए, गुणनखंड किए, फिर उसके बाद बोला था जांच भी कीजिए, तो जांच भी हो गया, प्रूफ भी हो गया, ठीक है, यानी बिल्कुल सही है। अब हम दूसरा सवाल को हल करेंगे, ठीक। आप इतना समझ गए होंगे, इसको आप लिख लीजिए, आप लोग भी उतार लीजिए इनको, ठीक है, वीडियो जब तक वीडियो को रोकते हैं, ठीक है, ठीक है, आप लोग लिख लिए। चलिए अब जो इसमें सवाल बचे, इसको जो भी सवाल बचे हुए अब हम दूसरा क्लास में इसको हल करेंगे, क्लास बहुत लंबा हो चुका है, ठीक। तो जितने भी सवाल और बचे हुए हैं, पहला सवाल को हम हल किए हैं, ठीक है। अब दूसरा क्लास में और अच्छे से हम बताएंगे आपको गुणनखंड कैसे बनाते हैं, ठीक है, उनको हम बताएंगे। और दूसरा सवाल है जो बहुपद ज्ञात कीजिए, संयुग्मों को गुणनफल क्रमशः दी गई है, इनको भी हम बताएंगे दूसरा क्लास में, ठीक। अब हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और जितना भी चीज़ आपको यहाँ बताया गया बोर्ड में, ठीक है, अगर आप नहीं लिखें दोबारा वीडियो को देखिए और एक तरफ से कॉपी में नोट्स कर लीजिए, ठीक है। अगर नोट्स करते हैं तभी आप उससे कुछ सीख सकते हैं, अगर नहीं लिखते हैं, अगर जैसे आप फिल्म को देखते हैं और वैसे भी अगर इस क्लास को भी देखते हैं मूवी के जैसा, तो फिर फ़ायदा होने वाला नहीं है उनसे, ठीक है। आप जब तक देखते हैं तभी तक आपको याद रहेगा, उनके बाद भूल जाइएगा। अगर आप एक बार लिख लेते हैं तो लिखने के साथ साथ आपको याद भी होता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप इनको लिख लीजिए, जो भी चीज़ हम शुरू से बताया, अगर नहीं लिखें तो एक बार फिर से देख लीजिए और जो भी बताया गया था उनको लिख लीजिए, ठीक। और अगर आपको क्लास अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर भी कर दीजिए, शेयर कीजिए ताकि अधिक विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े। अगर अधिक विद्यार्थी जुड़ते हैं तो हम अच्छे से यहाँ भी पढ़ा सकते हैं, जैसे ऑफलाइन में हम पढ़ाते हैं वैसे आपको ऑनलाइन में भी पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इन सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा 2023 के एग्ज़ाम के लिए, और इंटर के लिए भी पढ़ाया जाता है। इंटर के लिए